नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। सीसीआई में टीम अरुण की हैट्रिक, क्या होंगे अब बड़े चैलेंजेस। जम्मू में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, अभी आगे और बढ़ेगी हीट वेव। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। मोदी 3.0 सरकार का एक साल पूरा, आज ही के दिन हुआ था रियासी में भी आतंकी हमला। कटरा श्रीनगर वंदे भारत बनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहली पसंद। अब ये खबरें विस्तार से। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू का बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा, यानी कि अगर ये बात की जाए कि सिविल सोसाइटी में, समाज में कौन से अदायरे ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, खास तौर पे जब आपको कोई शहर की मांग रखनी हो, कोई शहर का मुद्दा उठाना हो, या फिर जनता को जिससे अपेक्षाएं हो कि अगर सरकार के सामने कोई प्रेशर ग्रुप है तो यही ग्रुप्स हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्योंकि व्यवसाय हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस ही इकोनॉमी होती है और इकोनॉमी पावरफुल भी होती है। वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मामला हो, उसके लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है। कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और हमने हिस्ट्री में भी देखा है, इतिहास गवाह है कि जब जब जम्मू में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन का बहुत अहम रोल रहा है। और तीसरा होता है मीडिया, यानी कि प्रेस क्लब ऑफ जम्मू। हालांकि मीडिया कभी आंदोलन में तो नहीं उतरता, मगर आंदोलन का नैरेटिव क्या होगा या आंदोलन किस तरफ जाएगा, इसमें मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कल रात को जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अरुण गुप्ता लगातार तीसरी बार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान बने हैं। 2021 में, 2023 में और अब 2025 में 27 तक उनकी टर्म चलेगी। अरुण गुप्ता जो एक बहुत ही संपन्न राजनीतिक परिवार से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के सबसे छोटे भाई हैं और एक अच्छे व्यवसायी भी हैं। जम्मू में एक अच्छा खासा रसूख रखते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, पढ़े लिखे हैं। अरुण जी की खास बात यह है कि हर एक तबके के साथ उनका लाइजन अच्छा है, राजनीति हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, मगर सॉफ्ट स्पोकन है। उतने एक्टिव या उस तरह से एग्रेसिव नहीं है। हालांकि एक्टिव होंगे, एग्रेसिव नहीं है। अरुण गुप्ता की टीम पूरी की पूरी चुनकर आ गई है, तो अरुण गुप्ता से अपेक्षाएं भी बिजनेसमैन की बढ़ गई होंगी। जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा पावरफुल होते हैं तो लोगों को आपसे उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं, और जब आप तीसरी बार चुन के आए हैं तो कहीं ना कहीं आप पर विश्वास बिजनेसमैन ने जताया है। उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए अरुण जी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इसकी भी बात करना जरूरी है। तो सबसे पहला और बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जम्मू का तकरीबन जो छोटे से छोटा भी व्यवसायी है, और खास तौर पे जब हम जम्मू की बात करते हैं तो सिर्फ जम्मू शहर या जम्मू जिला नहीं, इसके अलावा भी 9 जिले और हैं, वहां के जो व्यवसायी हैं वो किस तरह से चैंबर के साथ जुड़ पाए। क्या मेंबरशिप के प्रावधान कुछ इजी किए जाएंगे? करीबन 50,000 जो मेंबरशिप की फी है, क्या उसको कम किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और इसके ज्यादा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि तकरीबन जो अरुण गुप्ता की टीम चुनकर आई है वो सभी लोग जम्मू शहर के हैं। तो क्या आने वाले समय में जो बाहर के इलाके हैं, जैसे जम्मू के साथ जुड़ते हुए, ये अगर इन इलाकों की बात करें तो आरएसपुरा है, बड़ी ब्राह्मणा है, विजयपुर है, सांबा है, अखनूर है, नगरोटा है, क्या इस इलाके के बिजनेसमैन जो अच्छे संपन्न व्यवसायी हैं वो भी चैंबर का हिस्सा बनेंगे? और मेंबरशिप, युवा मेंबरशिप कैसे आएगी? जो नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं आज के युवा, वो कैसे अपने आप को चैंबर के साथ जोड़ सकते हैं, और वो कैसे इनोवेटिव आइडियाज लेकर चैंबर के साथ जुड़ के अपने व्यवसाय के साथ साथ जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जम्मू रीजन की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं।
अरुण जी के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि दरबार मूव कराना। जब पिछले चुनाव हुए थे उस समय भी व्यवसायियों ने सबसे बड़ा मुद्दा रखा था कि दरबार मूव का प्रावधान चलता रहे। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चैम्बर हाउस विजिट किया था और इस बात का आश्वासन दिया था वो इस पे बात करेंगे, मगर क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर केंद्र की सरकार इस बात पे एग्री होगी? और दरबार मूव के लिए चैम्बर अपना मूव कैसे रखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बड़ा चैलेंज जो अरुण गुप्ता की टीम के लिए होगा वो ये रहेगा कि क्या जो ट्रेन अब कश्मीर पहुंच चुकी है, क्या उस ट्रेन के कश्मीर जाने से जो सैलानी, जो यात्री जम्मू में आकर रुकता था, वो अब कश्मीर जाना शुरू हो जाएगा। और खास तौर पे अभी ट्रेन वैसे भी कटरा से सीधे श्रीनगर जा रही है, तो माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए कश्मीर जाना इजी रहेगा। हालांकि कश्मीर में टूरिज्म को रिवाइव करने में बहुत मदद मिलेगी, मगर जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की बात करते हैं तो पहली चिंता जम्मू की होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है होगी भी। तो क्या ऐसा कोई मास्टर प्लान, ऐसा कोई प्लान बनाकर, कोई रोड मैप बनाकर रखा हुआ है अरुण गुप्ता और उनकी टीम ने, जो व्यवसायियों को बताएंगे कि जम्मू में बिजनेस को बढ़ाना या फिर बिजनेस को कम नहीं होने देना, यहां पर यात्रियों को, सैलानियों को, पर्यटकों को रोकना और टूरिज्म विभाग के साथ जुड़कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का काम करना, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? शायद आने वाले कुछ दिनों में अरुण जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस अरुण गुप्ता के लिए शुरू में रहेंगे। इसके अलावा और कई सारे चैलेंजेस रहेंगे जो छोटे मोटे मुद्दे व्यवसायियों के रहते हैं या अलग अलग एसोसिएशंस के अलग अलग मुद्दे होते हैं, मगर ये तीन चैलेंजेस के साथ अरुण गुप्ता को अपना तीसरा टेन्योर शुरू करना होगा। और अब देखना है कि इन तीनों चैलेंजेस से वो कैसे पार पा पाएंगे। और शायद जो व्यवसायी, जो बिजनेसमैन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी एग्री होंगे मेरे साथ जो मैंने बातें कही। और अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट्स हैं तो वो जरूर हमें डीएम करके बताएं कि वो किन पॉइंट्स के ऊपर अरुण जी से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो इन बातों को बहुत जल्द हल करें या बहुत जल्द उन पर आए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर भी जम्मू के लिए चिंता वाली है। वो चिंता इस तरह की है कि मौसम के साथ जुड़ता हुआ जो सिस्टम है वो है। हालांकि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और बच्चे अपने घरों पे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों, अपनी नानी के घर के लिए गए हुए हैं, मगर जम्मू में गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि ये हीट वेव जो अभी चल रही है, जो पारा अभी करीबन 44 डिग्री जम्मू में दिन का पारा है, और जम्मू के बाहर अगर हम आरएसपुरा सांबा की बात करें तो वहां 45 को पार कर रहा है। आने वाले दिनों में ये पारा 47 डिग्री सेल्सियस 47 तक पहुंचेगा। और मौसम विभाग ने जम्मू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि दोपहर के समय, खास तौर से 11-12 बजे से लेकर 5-6 बजे तक, जब टेम्परेचर अपने पीक पर होता है, उस समय अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। और जब घर से बाहर निकले तो कोशिश करें आपने अपना शरीर, अपना फेस, अपना सर ढका हो, क्योंकि लू के थपेड़े जो हैं वो सीधे आपको जो है परेशान कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। और खास तौर पे सिर पे लू पड़ने से कई बार हीट स्ट्रोक लग सकती है। अपना ठंडा पानी अपने साथ लेकर चलें और जहां तक हो सके ठंडी वस्तुओं का, ठंडी चीजों का सेवन करें। खास तौर पे नींबू पानी, गन्ने का रस, ऐसी चीजों का लगातार सेवन करें। और अगर आपको इस मौसम में हीट वेव या फीवर होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि और खास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों को कोशिश करें दोपहर के समय बाहर वो ना निकलें, क्योंकि लगातार अभी पारा बढ़ेगा। और मौसम विभाग का कहना है कि जून में, खास तौर पे 21 जून तक, जो कि लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट डे होता है, तब तक अभी इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है और मौसम से कोई भी राहत की उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। और ये सीसीटीवी सिस्टम, हालांकि माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर पहले भी लगे हुए हैं, मगर ये खास सर्वेलेंस सिस्टम है जो कंट्रोल रूम से बैठकर नजदीकी नजर जो है वो हर मूवमेंट पे रखी जाएगी। और कई बार सस्पिशियस मूवमेंट रहती है, उस हिसाब से सर्वेलेंस सिस्टम बहुत ही कारगर साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब ये सर्वेलेंस सिस्टम का उद्घाटन किया तो उनके साथ आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी और श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग भी उनके साथ थे। मोदी 3.0 सरकार का आज एक साल पूरा हो गया है। 9 जून 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और देश को लगातार तीसरी सरकार 3.0 मोदी सरकार दी थी। ये साल
को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री के कुछ बड़े फैसले, खासतौर पे पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करना और बाकी कुछ चीजें आप कैसे देखते हैं? जरूर डीएम करके हमें बताइए। इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम एक अलग से भी करने की हम 1-2 दिन में कोशिश करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे प्रधानमंत्री का 3.0 सरकार का पहला साल। मगर इसी दिन हमें अगर याद होगा तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी समय रियासी में आतंकी हमला हुआ था। और अगर पहलगाम हमले की बात करें तो उससे पीछे 1 साल में रियासी का हमला ही सबसे बड़ा हमला था, जहां से शिवखोड़ी से आ रहे यात्रियों पर, यात्री बस पर यह हमला किया गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। ड्राइवर की सूझबूझ से काफी सारे यात्रियों की जान बच गई थी, चाहे वो खुद शहीद हो गए थे। तो ये जो चीजें हैं जो पिछले 1 साल की, आज जिसको 1 साल हुआ है प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के साथ साथ जम्मू में एक बड़ा आतंकी भी हमला भी हुआ था। कटरा श्रीनगर वंदे भारत बनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहली पसंद। ये खबर बहुत जरूरी है क्योंकि वंदे भारत को अभी आज चौथा दिन है जो इनॉग्रेट किए हुए प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री जब ये इनॉग्रेट करके गए थे दूसरे दिन से आम यात्रियों के लिए शुरू हो गई थी, मगर तकरीबन वो लोग यात्रा कर रहे हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स इस ट्रेन में जा रहे हैं, हालांकि वो टिकट लेकर ही यात्रा कर रहे हैं, मगर यात्रा के दौरान बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारी स्टोरीज इस ट्रेन की सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरीज, ये ट्रेन्स की जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, इससे ट्रेन काफी पॉपुलर होने वाली है आने वाले दिनों में। और तकरीबन जो यात्री, जो सैलानी पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे वो एक बार वंदे भारत कटरा श्रीनगर का जरूर जो है एक बार इसमें ट्रैवल करना चाहेंगे और रास्ते के मनमोहक जो है दृश्य अपने मोबाइल कैमरों में कैद करना चाहेंगे। तो इससे जाहिर सी बात है कि टूरिज्म रिवाइव करने में कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।